Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss 2.1 section which is computational artifacts. आज की क्लास में हम लोग computational artifacts के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसके 4 सेक्शंस हैं जिसमें से आज की क्लास में जस्ट हम लोग 2 सेक्शंस को कवर करेंगे. द फर्स्ट वन इज computational artifacts in software development and the second one is computational solution design. जिसके फर्दर 2 सेक्शंस हैं इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ओके, कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स होता क्या है? कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स बेसिकली ह्यूमन मेड डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं. मतलब वो वाले प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन ने खुद बनाए हैं और डिजिटल वे में बनाए हैं और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को, जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए बनाए हैं. अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको डेवलप किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, वेबसाइट्स, वीडियो सिमुलेशन, डेटाबेसेस, डिजिटल एनिमेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस. ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स के एग्जांपल हैं. अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में क्या होते हैं कि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट या मटेरियल होता है जो कि डेवलपर्स, जो कि कोड लिख रहा होता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहा होता है, उसकी हेल्प करते हैं. किस चीज़ में हेल्प करते हैं? प्लानिंग में हेल्प करते हैं, डिजाइनिंग में, और सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में आर्टिफैक्ट्स हेल्प कर रहे होते हैं. दे मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ईजियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड फास्टर. अब आर्टिफैक्ट्स का बेसिकली एक करेक्टरिस्टिक्स है कि ये क्या करता है, ये जो डेवलपमेंट हो रही होती है सॉफ्टवेयर की उसको ईजी करता है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और उसको फास्टली जो है वो परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है. अब कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं? जैसे कि मीटिंग नोट्स और इमेजेस. मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती हैं. फर्स्ट वन इज मीटिंग नोट्स और इमेजेस. मतलब इसमें आइडियाज़ और डिस्कशन होती हैं जिसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि डेवलपर की हेल्प हो सके, उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो याद रह सकें, इसलिए नोट्स में इनको लिख लिया जाता है. फिर डायग्राम्स आ जाती हैं. डायग्राम्स बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का वर्क फ्लो होता है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, किस तरह किस फ्लो के साथ जो है वो सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है, उसके स्ट्रक्चर को शो कर रहा होता है. इसके अलावा उसकी डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है. फिर सोर्स कोड, बेसिकली वो कोड जो कि डेवलपर्स लिख रहे होते हैं ताकि सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जाए. फिर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन. अब इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करेगा और इसको किस तरह से यूज़ करना है. प्रोटोटाइप क्या होता है? बेसिकली एक स्टार्ट में हम लोग एक सैंपल बना लेते हैं सॉफ्टवेयर का, कि किस तरह का सॉफ्टवेयर लास्ट में जाके बनेगा, किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप होगा. जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले इसको एक मैप बना लेते हैं कि रूम की प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, वॉशरूम्स वगैरह कहाँ पे होंगे, टीवी लॉन्च कहाँ पे होगा, गैराज कहाँ पे होगा. सिमिलरली यहाँ में भी ऐसे होता है कि सॉफ्टवेयर के जो जितने भी फीचर्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होंगे, उनका एक हम लोग सैंपल बना लेते हैं. ठीक है, और उस आइडिया को पहले टेस्ट करते हैं कि क्या मतलब किस तरह की जो फाइनल आउटपुट है वो डेवलप होगी. फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट की. कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट को जब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है उससे पहले भी क्रिएट किया जाता है, और जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है उसके दौरान भी कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स को क्रिएट किया जाता है ताकि जो कोडिंग वाला फेज है जिसमें हम लोगों ने कोड लिखना होता है, प्रोग्राम लिखना होता है, वो फेज या वो प्रोसेस बहुत ईजीली और बहुत फास्टली परफॉर्म हो सके. अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, कंप्यूटेशनल सोल्यूशन डिज़ाइन. अब ये क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्लान कर रहे होते हैं. मतलब अभी तक यहाँ पे भी हम लोग कोड को लिखना स्टार्ट नहीं करते, कोड से पहले जो प्लानिंग हो रही होती है बेसिकली वो इसी फेज में होती है. अब आगे फर्दर इसके जो है वो 3 डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है. एल्गोरिदम हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम्स का. ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं कि पहले किस स्टेप को परफॉर्म करना है, फिर किस स्टेप को परफॉर्म करना है. जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं उनको हम लोग परफॉर्म करते हैं तो लास्ट में जाके जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है. बेसिकली एल्गोरिदम को लिखा किस तरह से जाता है? एक सिंपल जो हम लोग डेली बेसिस में लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, उसमें हम लोग लिखते हैं और उसमें हम लोग किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो वर्क करेगा और किस तरह से उसके अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे. और बेसिकली यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे HTML हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज, C++, जावा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उस सब से वो इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट मतलब हम लोग उस तरह की कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे होते. अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तब भी वो एल्गोरिदम लिख सकेगा. अब जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है तो उसका हम लोगों ने क्या किया, एक एल्गोरिदम लिख लिया. अब एल्गोरिदम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर स्टेप्स लिखने होते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप. अब 1 स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर्स एज अ इनपुट यूजर से ले लेंगे और यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो num1 के अंदर स्टोर हो जाएगी और एक वैल्यू num2 के अंदर स्टोर हो जाएगी. जो 2 नंबर हम लोगों ने यूजर से लिए थे उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो हम लोग सम नाम के
वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और उसके बाद जो भी सम की वैल्यू आएगी वो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने एल्गोरिथम लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखा गया है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यहाँ पे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, मतलब अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप इजीली फिर भी एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप एल्गोरिथम को लिख सकते हो, आप एल्गोरिथम को क्रिएट कर सकते हो और अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये था एल्गोरिथम। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। जो हम लोगों ने एल्गोरिथम लिखा होता है जस्ट उसी को हम लोगों ने एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की। इसके अंदर जो है वो कुछ सिंबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं और फ्लो चार्ट को क्रिएट किया जाता है। अब फ्लो चार्ट में बेसिकली किस चीज को शो किया जाता है, लॉजिक के फ्लो को, कि किस तरह से जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होगी, फिर क्या चीज एग्जीक्यूट होगी, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा एक फ्लो बनाया जाता है। अब इसके यूजेस क्या हैं, इसको जो है जो प्रोग्राम की लॉजिक होती है कि किस तरह से प्रोग्राम काम करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, लूप्स वगैरह होते हैं, मल्टीपल टाइम्स स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना होता है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। और इसके अलावा जो भी प्रोग्राम के अंदर कोडिंग से पहले जो भी एरर्स आते हैं उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया है, जैसे हम लोगों ने एल्गोरिथम लिखा था उसी एल्गोरिथम को जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे टू नंबर्स है जिनको हमें ऐड करना है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल शेप से। इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख दिया स्टार्ट ओवल शेप में। अब जो हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेनी होती है या हम लोगों ने आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है, वो हम लोग पैरेललोग्राम शेप के अंदर लिखते हैं। जैसे कि हमें दो नंबर्स लेने थे, एंटर num1 और num2, दो नंबर हम लोगों ने ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेक्टेंगल को यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोसेसिंग होनी है, कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का यूज किया। और इसके अंदर जो दो नंबर्स हैं वो ऐड होंगे और सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब क्योंकि हमें आउटपुट डिस्प्ले करवानी थी, उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, पैरेललोग्राम को यूज किया और यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्प्ले सम, और उसके बाद ये एंड हो गया। तो इस तरह से फ्लो चार्ट को क्रिएट करते हैं। द लास्ट वन इज सूडो कोड। अब सूडो कोड बेसिकली आप ये कह सकते हो नेचुरल लैंग्वेज की तरह भी होते हैं और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी होते हैं, मतलब सेमी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन होती है एल्गोरिथम की। मतलब ना तो फुल ये इंग्लिश में लिखा जाता है और ना ही फुल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। बेसिकली एक ब्रिज होता है एल्गोरिथम और एक्चुअल प्रोग्राम कोड के दरमियान, मतलब एक दरमियान का पार्ट होता है। ना ही ये प्रॉपर फुल एल्गोरिथम होगा और ना ही ये एक्चुअल कोड होगा। अब इसके यूजेस क्या हैं, हम लोग यहाँ इसके थ्रू प्रोग्रामिंग को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोग्राम की लॉजिक को हम लोग क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इसको जो सूडो कोड है इजीली हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलर होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अब जैसे कि ये इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोग जो है वो टू नंबर्स को ऐड करें। ये हमारे पास कमेंट है, ये आप लिखें या ना लिखें ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसका पर्पस क्या होता है, क्यों लिखते हैं, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि इस कोड में हमने क्या किया है। बेसिकली ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तो इसलिए ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने हमेशा यूज करना है या नहीं यूज करना। अब बेसिकली इस लाइन में हमने क्या किया वो यहाँ पे कमेंट में एक्सप्लेन कर दिया। स्टेप वन में हम लोग क्या कर रहे हैं, टू नंबर्स इनपुट ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें इनपुट लेना था, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, इनपुट, और ये एज इट इज यूज करना होता है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग लिख रहे हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, मतलब यूजर क्या करेगा, फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, और जो नंबर एंटर होगा इनटू, मतलब जो भी नंबर एंटर हो रहा है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 जो है वो यूजर ने एंटर किया, इट्स मीन कि num1 की वैल्यू क्या है, 30, क्योंकि इन टू के थ्रू क्या हुआ कि num1 के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गई है। अब हम लोगों ने सेकंड नंबर लेना है, दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट कीवर्ड यूज कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर द सेकंड नंबर, और यहाँ पे इनटू, मतलब जो सेकंड नंबर होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल सेकंड टाइम पे यूजर ने एंटर किया था 40, इट्स मीन कि num2 की वैल्यू अब 40 है। तो स्टेप टू में अब आगे स्टेप टू की एक्सप्लेनेशन है कि अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो दो नंबर हम लोगों ने लिए हैं अब हमने उनको ऐड करना है और उसको हमने स्टोर करना है सम के अंदर। तो आगे हम लोगों ने ये काम किया। अब देखें जो वेरिएबल हमारे पास सम है, अब उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ये इस तरह से लेस देन और आगे जो है वो डैश क्यों लिखी हुई है, बेसिकली ये इक्वल टू के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं करते सूडो कोड में, हम लोग क्या करते हैं ये एरो और ये यूज करते हैं, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज होता है। मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशंस के बाद जो भी आएगी वो असाइन हो जाएगी सम को। अब स्टेप थ्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट लिखना होगा, और हमेशा आउटपुट लिखना है जब भी आपने वैल्यू को या जो भी आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद द सम ऑफ टू नंबर इज, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से करके सूडो कोड लिखते हैं। अब देखिए बिल्कुल एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है और ना ही ये प्रॉपर एल्गोरिथम है, उसका एक बीच का जो पार्ट है। अब इनका क्या क्या रिलेशनशिप होता है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड का।
अब इसका रिलेशनशिप इस तरह से कि सबसे पहले एल्गोरिदम लिखा जाता है, फिर एल्गोरिदम को कन्वर्ट किया जाता है फ्लो चार्ट में, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है सूडो कोड में और उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम कोड में। अब एक और हमारे पास एल्गोरिदम है जिसमें हमें चेक करना है कि क्या जो नंबर है वो इवन है या ओड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे एक नंबर और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या जो नंबर है जब हम उसको डिवाइड करें 2 से तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, इफ द रिमाइंडर इज 0, तो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे कि नंबर इवन है, अदरवाइज हम लोग डिस्प्ले कर देंगे ओड है। ये हम लोग एल्गोरिदम लिख दिया। अब इसी का हमें सूडो कोड लिखना है, तो आप सूडो कोड लिखेंगे सबसे पहले इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे नम, मतलब हम लोग नम जो है वो एंटर कर रहे हैं, नंबर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक वेरिएबल लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर फुल नंबर भी लिख सकते थे, हम लोग यहाँ पे नम भी लिख सकते थे। अब ये जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, हमने उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करके, थोड़ा सा बोल्ड करके और कोशिश करें कि आप कैपिटल लेटर में लिखें। जैसे कि यहाँ पे ये कीवर्ड इनपुट है, ये कीवर्ड इफ है, यहाँ पे कीवर्ड देन है, यहाँ पे कीवर्ड आउटपुट है, यहाँ पे कीवर्ड एल्स है, यहाँ पे कीवर्ड आउटपुट है और यहाँ पे एंड इफ। तो आप इसी तरह से इनको यूज करें। और जो अंदर हम लोग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि इस नाम का एक वेरिएबल है, इसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखें। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करें कि अगर नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करें और उसका आंसर अगर 0 आएगा, देन क्या होगा, आउटपुट इवन होगी। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट रन होगा और क्या आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, ओड। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हम लोगों ने इफ यूज किया था वो यहाँ पे एंड हो गया। अब इसके इसी का हम लोगों ने फ्लो चार्ट भी बना लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करें, ओवल शेप में स्टार्ट करें, उसके बाद हम लोगों ने एक इनपुट ले लिया एज ए नंबर और अब हम लोग नंबर को चेक करें। सबसे पहले हम नंबर को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अगर उसका आंसर 0 आ जाता है, इट्स मीन कि वो नंबर इवन है। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता, इट्स मीन कि वो ओड है और उसके बाद जो हमारा फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एल्गोरिदम डिजाइन को देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग सूडो कोड को डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एल्गोरिदम को डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं। बेसिकली कोई प्रॉपर फिक्स रूल्स नहीं है कि जस्ट आपने इन्हीं को ही यूज करना है, लेकिन फिर भी कुछ आपको गाइडलाइन दी गई हैं ताकि आप बेहतर तरीके से सूडो कोड को लिख सकें। सबसे पहले फॉन्ट, मतलब ऐसा फॉन्ट होना चाहिए ताकि आप उसको इजीली रीड कर सकें और वो सिंपल होना चाहिए। लाइक टाइम्स न्यू रोमन आप कर सकते हो, कैलिबर कर सकते हो, एरियल, डिफरेंट फॉन्ट के जो है वो आगे टाइप्स होती हैं। फिर फॉन्ट साइज आपको जो है वो 10 to 12 पिक्सल रखने होते हैं या 10 to 12 पॉइंट्स रखने होते हैं। स्टाइल कैसा होना चाहिए, जितने भी कीवर्ड्स हैं जैसे इफ हो गया, ठीक है, आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, इन सबको आपने बोल्ड करना है और अपर केस में करना है ताकि जो है वो प्रोमिनेंट हो। और आइडेंटेशन, मतलब आपने प्रॉपर आइडेंटेशन का ख्याल रखना है। आइडेंटेशन क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कोड लिखा था। अब देखिए ये इफ, उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखी और यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसेस छोड़ दी। अब ये स्पेसेस किस चीज को इंडिकेट करती हैं, कि आगे जो हम लोग पार्ट लिख रहे हैं बेसिकली वो इफ का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसी का ही आगे फर्दर पार्ट है, इसलिए हम लोगों ने इसके बीच में स्पेसेस छोड़ी ताकि ये आप इसमें पता चले कि ये इसका पार्ट है। तो इसको हम लोग आइडेंटिटेशन आइडेंटिटेशन बोलते हैं कि हमें 2 to 3 स्पेसेस यहाँ पे छोड़नी होती है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे स्पेसेस छोड़िए कि जो आउटपुट ओड है ये किसका पार्ट है, ये एल्स का पार्ट है। तो हमें आइडेंटिफिकेशन का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा केस, मतलब हमें किस में जो है किस केस में लिखना होता है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आपने अपर केस में लिखना है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आपने लोअर केस में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि कीवर्ड था इफ, इसको इन्होंने अपर केस में लिख दिया। आगे ये हमारे पास वेरिएबल था मार्क्स, इसको इन्होंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। फिर लाइन नंबर, मतलब आप लिखना चाहते हो कि ये लाइन 1 लाइन 2 ऑप्शनल है, अगर आप लिख लोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और ये एल्गोरिथम्स के लिए आप लिख लो, सूडो कोड में आप मत लिखो। कमेंट्स, ओके, अब कमेंट्स हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि हम लोग क्यों यूज करते हैं। ये प्रोग्रामर की अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि कोड में उसने क्या काम किया। तो अगर एक लाइन में कमेंट कंप्लीट हो रहा है तो उसके लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, इस वजह से करके ये 2 बैक स्लैश ही यूज करते हैं। उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता हो कि हमारे जो कमेंट्स हैं वो मल्टीपल लाइंस में कंप्लीट होंगे, लाइक 3 लाइंस में हम लोग कमेंट लिखेंगे। उसके लिए फिर हम लोग ये सेंटेक्स यूज करते हैं कि स्टार्टिंग में हम इस तरह से बैक स्लैश और यहाँ पे इसे स्टैटिक यूज कर लेते हैं और लास्ट में हम लोग फॉरवर्ड स्लैश और उससे पहले हम लोग क्या स्टैटिक यूज कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग कमेंट लिखते हैं। फिर डाटा टाइप्स कीवर्ड की कौन कौन सी होती हैं, जब हम लोग कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर, उसका कौन सा डाटा टाइप होगी, इंटीजर, मतलब अगर हमें जो है वो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम लोग इंटीजर डाटा टाइप यूज कर रहे होते हैं। फिर अगर हमें कोई वर्ड लिखना है, जैसे कि किसी का नाम लिखना होगा, नेम, अली, इस तरह से करके, उसके लिए फिर हम लोग स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करते हैं। फ्लोट, मतलब अगर डेसिमल पॉइंट वैल्यूज होती हैं लाइक 14.5, 12.3, उसके लिए हम लोग फ्लोट डाटा टाइप यूज कर रहे होते हैं। 9 पॉइंट में क्या है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है
वेरिएबल को बनाना, वेरिएबल का क्या काम होता है, वो वैल्यू को स्टोर करता है। तो पहले हमें वेरिएबल को बनाना पड़ता है, उसके बाद वो वैल्यू को स्टोर करता है। तो बनाने के लिए हमें किस कीवर्ड को यूज करना पड़ता है, डिक्लेयर। जब हम लोग डिक्लेयर और आगे कीवर्ड आगे हम लोग वेरिएबल लिखेंगे, इट्स मीन कि हम लोग फर्स्ट टाइम वेरिएबल को बना रहे हैं। फिर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू असाइन करने का तरीका ये भी होता है कि हम लोग इस तरह से एरो यूज कर लें, यहाँ हम लोग कॉलन और आगे इक्वल टू यूज कर लें। ठीक है, ये मतलब बेसिकली दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इक्वल। जैसे हम लोग लिखते हैं सम इक्वल टू जीरो, इट्स मीन कि जो सम नाम का वेरिएबल है उसको जीरो वैल्यू असाइन होगी। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए कि जब हमने वैल्यू असाइन करनी होती है तो उसके लिए फिर हम लोग एरो यूज कर रहे होते हैं। 10 पॉइंट में क्या है कि कौन कौन से हम लोग ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं जब हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो एक एडिशन का होता है जिसके लिए हम लोग प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे हम लोग ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं जब हम लोग प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। लास्ट वन इज कॉमन कीवर्ड्स। कौन कौन से हम लोग कीवर्ड्स यूज करते हैं सूडो कोड जब हम लोग लिखते हैं। तो एक होता है इनपुट, जब हमें यूजर से वैल्यू लेनी होती है। आउटपुट, जब हम लोगों ने आउटपुट प्रोड्यूस करनी होती है, डिस्प्ले करवानी होती है। इफ कीवर्ड होता है कंडीशन के लिए। एल्स मतलब अगर इफ वाला पार्ट गलत हो जाता है तो एल्स वाले पार्ट भी एग्जीक्यूट कर दो। एक फॉर होता है जो कि लूप के लिए होता है, वाइल भी लूप के लिए यूज करते हैं। और एंड इफ मतलब जब हम लोग इफ स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना किसी पॉइंट पे जाके इफ ने एंड होना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एंड इफ लिख देते हैं। तो ये सब कुछ आज के लेक्चर में था। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।